जनता जो कि देश की मालिक है, उससे चीज़ें छुपाएँ या ऐसी सरकार होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जनता के सामने पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से रखें। देश का सारा पैसा लूट के अडानी, अंबानी अपने जैसे लोगों को दे दिए और चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलके देश को कमज़ोर करें। यही इस सरकार की बुनियादी नीति है। एक पर्दा लगाना ज़रूरी है ताकि वो इनके गंदे और घिनौने कारनामे ना देख सकें। ये सभी लोगों का एक ही काम है कि किसी भी तरीके से ज़्यादा पैसा देश का लूट के वो देश से बाहर भाग जाएँ। यही इनके ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर रहे हैं। कि मोदी जी का मतलब ये है कि अब हम अगली तीसरी बार सरकार में ये पढ़ना चाहिए उनका मतलब, आ गए तो ये इंश्योर कर लेंगे कि इंडिया कभी भी खुशहाल देश ही ना बन सके। इकोनॉमी दूसरी, तीसरी या पहली तो बात ही भूल जाइए। इसका मतलब ये निकालना चाहिए। जनता को मजबूत लोग चाहिए जो आरएसएस और बीजेपी के लोगों को काबू करें, इनकी बेईमानी चोरियों को पकड़ें और इन्हें जेल में भिजवाएं। ऐसे लोग चाहिए। नारों से और इस तरह के स्लोगन से और इस तरह के कैची नाम से कुछ नहीं होने वाला। जो भी लोग आरएसएस और बीजेपी को देश का दुश्मन मानते हैं, देशद्रोही मानते हैं, वो सब इकट्ठे आएँ, सड़क पे उतरें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें, लोगों को अवेयर करें, इनके गंदे और घिनौने कारनामे बताएँ। सक्सेस उससे मिलेगी। डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो चीफ जस्टिस हैं, उनके बोलने से भी क्या हुआ? कुछ नहीं। वही हो रहा है जो हो रहा था। पहले भी वही हो रहा था, अब भी वही हो रहा है। अमित शाह साहब के खिलाफ जब तक मुकदमा दर्ज करके उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इस गुजरात मॉडल का एक तरीके से रेप्लिकेशन है, एक तरीके से दोहराया जा रहा है गुजरात मॉडल। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसके माध्यम से तमाम लोग जो हैं जानकारी लिया करते थे विभागों में जो तमाम चीजें हो रही हैं, करप्शन के भी कई खुलासे आरटीआई द्वारा लोग करते थे, आरटीआई एक्टिविस्ट लोग बने। लेकिन अब खबर ऐसी है कि अपने आप में कई सवाल और सोचने पे आदमी मजबूर होगा, क्योंकि आरटीआई एक्ट जो है उसको संशोधित करने की बात की जा रही है। जो यही मानसून सत्र चल रहा है इसमें डाटा प्रोटेक्शन का हवाला देते हुए आरटीआई को रोकने की और उसमें बदलाव की तमाम जो प्रक्रिया है वो करी जा रही है। इसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं महमूद प्राचा जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तमाम जो आरटीआई एक्टिविस्ट आज समाज के अंदर बैठे हुए हैं, 17 साल से लोग काम कर रहे हैं इस पे, तमाम करप्शन और तमाम आरोप जो होते हैं और कई खुलासे आरटीआई द्वारा होते हैं। हालांकि धीरे धीरे अब ये चीज़ कम होने गई है। कई बार जो सर जैसे पीएम केयर फंड हुआ, उसमें सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि इसकी हम जानकारी नहीं देंगे। और अब इस मॉनसून सत्र के अंदर आरटीआई जो एक्ट है उसको संशोधित करने की बात चल रही है। कैसे देखते हैं, कितना नुकसान और कितना फायदा? चोर अपनी चोरी छुपाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, मैं तो इसमें यही कह सकता हूँ। और जो बेशर्म लोग हैं वो किसी चीज़ की शर्म नहीं रखते। कोई भी दुनिया में सरकार ऐसी होगी जो ये चाहेगी कि हम जनता जो कि देश की मालिक है, उससे चीज़ें छुपाएँ या ऐसी सरकार होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जनता के सामने पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से रखें। यही इसकी बुनियाद है। ये सरकार सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा लूटने के लिए, चाइना और पाकिस्तान को मदद करने के लिए, आरएसएस और बीजेपी की यही पॉलिसी है। देश का सारा पैसा लूट के अडानी, अंबानी अपने जैसे लोगों को दे दिए और चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलके देश को कमज़ोर करें। यही इस सरकार की बुनियादी नीति है। उस नीति के लिए देश के लोगों की आँखों में धूल झोंकने का काम करना ज़रूरी है और उनके आगे एक पर्दा लगाना ज़रूरी है ताकि वो इनके गंदे और घिनौने कारनामे ना देख सकें। तमाम सर, देश के अंदर तमाम जो बिजनेस टाइकून थे उन्होंने लोन लिए हजारों लाखों करोड़ के, वो फुर हो जाते हैं। उसके बाद अब क्योंकि कहा जा रहा है उनका डाटा लीक नहीं करा जाएगा, तो इंसान को पता भी नहीं चल पाएगा कि किसने जो है वो चीज़ें चुरा ली और क्या कुछ हो जाएगा। आज स्थिति कैसे देखते हैं? यही देश है जिसमें नोएडा पुलिस एक चूहे को मारा जाता है और उस बंदे को सलाखों के पीछे घुसेड़ देती है, और आज इसी देश के अंदर इंसानों को लिंच कर दिया जाता है और वो खुलेआम घूमते हैं। तो एक तरफ इस तरह की चीज़ें और दूसरी तरफ जो लोग भाग रहे हैं देश छोड़-छोड़ के तमाम करोड़ों का घोटाला करके, उनकी अब चीज़ें लीक नहीं करी जाएँगी। तो जनता कहाँ जाए? एक्टिविस्ट कहाँ जाए अब? जनता को ये समझना चाहिए कि आरएसएस और बीजेपी को किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे, एक तो पहले वोट नहीं देनी है। दूसरी बात कि इनके किसी भी कार्यकर्ता को, हर एक कार्यकर्ता के ऊपर नज़र रखनी है कि उसने कितने पैसे चुराए हैं। हर एक कार्यकर्ता के रिश्तेदारों पे नज़र रखनी है कि उसने कितने पैसे चुराए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले किस हाल में था, आज वो इतना पैसे वाला कैसे बन गया, इस चीज़ पे नज़र रखें। इनको
आइडेंटिफाई करके इनकी कंप्लेंट्स करें, जब ही इस देश में कुछ न्याय व्यवस्था बनेगी, इंसाफ और बराबरी बनेगी। वरना इस आरएसएस और बीजेपी के सभी लोगों का एक ही काम है कि किसी भी तरीके से ज़्यादा पैसा देश का लूट के वो देश से बाहर भाग जाएँ। यही इनके ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर रहे हैं। लेकिन इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार हट जाएगी और कोई ज़रा सी भी ईमानदार सरकार आ गई, तो वो सरकार सबसे पहला काम इन देशद्रोहियों को पकड़ के जेल में डालने का करेगी और इनकी सारी संपत्तियाँ और इनके जितने भी लोग भाग गए हैं, उनको वापस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ के ज़रिए वापस बुलाया जाएगा, उनसे सारा पैसा वापस लिया जाएगा और वो देश की जनता के काम में लगाया जाएगा। ऐसा इतनी सी भी अगर कोई ईमानदार सरकार आ गई, तो ये काम एकदम निश्चित रूप से हो। सर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो कह रहे हैं तीसरे टर्म की हमारी सरकार बनेगी, वर्ल्ड में जो टॉप 3 इकोनॉमिक कंट्रीज होंगी उसमें भारत शामिल होगा, ये मोदी का वादा है। दूसरी तरफ जो जनता है, वो कैसे ना विश्वास करे, वो अभी से कह रहे हैं कि तीसरे टर्म में हमारी सरकार बनने वाली। आज से पहले उन्होंने कौन-सा अपना वादा सब पूरा किया है और कौन-सा सच बोला है? सिर्फ़ ज़बान के ही तो वो बड़ी-बड़ी बातें करने वाले हैं, वो सब बातें झूठ बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि अब इंडिया को किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पे मोदी जी अगर तीसरी बार आ गए, तो तीसरी इकॉनमी या दूसरी इकॉनमी या पहली इकॉनमी बन ही नहीं सकेगी। बल्कि मोदी जी का मतलब ये है कि अब हम अगली तीसरी बार सरकार में ये पढ़ना चाहिए उनका मतलब, आ गए तो ये एंश्योर कर लेंगे कि इंडिया कभी भी खुशहाल देश ही ना बन सके। इकॉनमी दूसरी, तीसरी या पहली तो बात ही भूल जाइए, इसका मतलब ये निकालना चाहिए। इंडिया सर बना है, जो विपक्ष है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलके INDIA, इंडिया शॉर्ट फॉर्म में उसको लिख रहे हैं, और वहीं अब ये कहा जा रहा है मोदी वर्सेस इंडिया। तो मोदी ही जो हैं वो इंडिया के खिलाफ हो गए हैं, इंडिया से बगावत कर रहे हैं, इस तरह से विपक्ष ने घेरा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, इसको कैसे देखते हैं? मैं इस पे यही कहना चाहूँगा, जो ये इस तरह के आइडियाज़ जो भी लोग दे रहे हैं और इसके लिए बड़े-बड़े पैसे भी ले रहे हैं, इस तरह के आइडिया देने, जैसे आईपैक एक कंपनी थी, वैसी एक कोई कंपनी है जिसने ये आइडिया दिया है। ये इम्पोर्टेंट है ही नहीं। INDA, INDIA नाम रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इंडिया नहीं कहूँगा, INDIA ये नाम रखना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि जनता आरएसएस और बीजेपी से बहुत ज़्यादा परेशान है और उसके जनता को मजबूत लोग चाहिए जो आरएसएस और बीजेपी के लोगों को काबू करें, इनकी बेईमानी चोरियों को पकड़ें और इन्हें जेल में भिजवाएं। ऐसे लोग चाहिए। ये जो बहती गंगा में हाथ धोने का काम और इसमें जो ये कंपनीज एंगेज की जा रही हैं, जिस पे पैसा खर्च किया जा रहा है, मेरी तो यही सलाह है कि ये इस तरह के नारों से और इस तरह के स्लोगन से और इस तरह के कैची नाम से कुछ नहीं होने वाला। होने वाला इस बात से है कि सारी जो भी लोग आरएसएस और बीजेपी को देश का दुश्मन मानते हैं, देशद्रोही मानते हैं, वो सब इकट्ठे आएँ, सड़क पे उतरें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें, लोगों को अवेयर करें, इनके गंदे और घिनौने कारनामे बताएँ, सक्सेस उससे मिलेगी। इन एक तरीके के जो स्लोगन्स हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। अभी सर जो तमाम मणिपुर की स्थिति थी उसमें एक वीडियो वायरल होता है, तमाम जो है उस पे राजनीति गर्म होती है। मोदी जी अपने बिज़ी शेड्यूल से 38 सेकंड निकाल लेते हैं मणिपुर पे बोलने के लिए। लेकिन अब उन्होंने कहा है मणिपुर के साथ-साथ और जो तमाम इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं, उसका भी वो ज़िक्र कर देते हैं। अब कोई अगर आवाज़ उठाता है, तो इंटरनेट शट डाउन करे जाते हैं। उस पे केसेस भी कई लोगों पे लगाए जा रहे हैं। उसको जो एजेंसीज़ हैं, उससे कॉल आके धमकाए जा रहे हैं। कुछ-कुछ इस तरह की चीज़ें भी सामने निकल के आ रही हैं। तो आदमी आवाज़ उठाए तो कैसे उठाए? DY चंद्रचूड़ साहब को कहना पड़ता है कि अगर सरकार नहीं बोलेगी तो सुप्रीम कोर्ट इसमें अब हस्तक्षेप करेगा। क्या असर होता है? कुछ असर लगता है आपको हुआ सरकार के अभी ऊपर? कुछ नहीं हुआ। DY चंद्रचूड़ साहब जो चीफ जस्टिस हैं, उनके बोलने से भी क्या हुआ? कुछ नहीं। वही हो रहा है जो हो रहा था। पहले भी वही हो रहा था, अब भी वही हो रहा है। अमित शाह साहब के खिलाफ जब तक मुकदमा दर्ज करके उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा इसमें। मोदी जी का तो ये सक्सेस स्टोरी है ना, गुजरात मॉडल का एक तरीके से रेप्लिकेशन है, एक तरीके से दोहराया जा रहा है गुजरात मॉडल। तो ये तो उनकी सक्सेस स्टोरी है मणिपुर में, जो जो चीज़ें वो करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं, तो उनको क्या बोलना है? वो तो जीत चुके हैं, जो चाहते थे मणिपुर को
बर्बाद करना वो कर चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद करने की पूरी साजिश जो आरएसएस और बीजेपी की चल रही है, उसमें वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो हम सब लोगों की कमी है कि हम इसका सही तरीके से मुकाबला नहीं कर पा रहे। हम सड़कों पे आके इस सरकार को मजबूर नहीं कर पा रहे कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगे और आरएसएस और बीजेपी के जो काडर्स हैं वहाँ पे, जो ये सब जिन्होंने ये गंदे और घिनौने कारनामे किए हैं, उनको अरेस्ट करके जेल में डलवाएं। ये तो सब हम लोगों की कमी है ना, जो जनता है। क्योंकि बीजेपी के नेता और नेत्री भी वहाँ पे अपने आप को बचा नहीं पाए हैं। मैं नहीं बोल रहा। मैं इसीलिए मैं बार-बार ये बात कह रहा हूँ कि जो भी आरएसएस और बीजेपी से संबंधित एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, जो शामिल हो गए हैं, चाहे किसी भी ओहदे पे चले गए हैं, वो मणिपुर के एग्ज़ाम्पल से सीख लें। वो अपने खुद के बीजेपी एमएलएज़ का क्या हाल किया गया है वहाँ पे? एक एमएलए बेचारे यहाँ पे दिल्ली में भी अपना इलाज करा के ठीक ही नहीं हो पाए। तो ये उन सभी का भविष्य है। जो भी लोग आरएसएस और बीजेपी में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी या माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, वो अपना भविष्य मणिपुर के बीजेपी के मिनिस्टर्स और एमएलएज़ की शक्ल में देख लें। इसके बाद भी अगर उन्हें बीजेपी में रहना है, तो ये उनकी अपनी चॉइस है, इस पे उन्हें सोचना चाहिए। तो तमाम जानकारी जो है और चर्चा जो है वो पराचा साहब से हुई है। आरटीआई का जो अधिकार था वो छीनने की बात हो रही है, संशोधन की बात हो रही है और साथ ही जो देश के हालात हैं उन पर भी नज़र डाली गई है। तो इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा ज़रूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।